Good morning student. Today we will discuss on class 11 chapter 3rd election and representation. Election and representation में हम डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी. इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी में हमारे सामने वी हैव टू क्वेश्चन. फर्स्ट इज कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, और सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास था कि कैन वी हैव इलेक्शन विदाउट डेमोक्रेसी. इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमने दिए थे नो. ठीक है, दोनों ही कंडीशंस नहीं हो सकती. कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, क्या हमारा डेमोक्रेसी हो सकती है विदाउट इलेक्शन? तो नहीं हो सकती है. कैन वी हैव इलेक्शन विदाउट डेमोक्रेसी, क्या इलेक्शन हो सकता है विदाउट डेमोक्रेसी? दोनों ही पॉसिबल नहीं है. दोनों ही सिचुएशन जो हैं वो पॉसिबल नहीं है. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट है कि इट इज़ नेसेसरी टू रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी. अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वी हैव रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी. इट इज़ नेसेसरी रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए डेमोक्रेसी में, क्योंकि बड़ी लार्ज कंट्री जो है उसमें सभी पर्सन्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, और ना ही एवरी पर्सन जो है उसके पास नॉलेज हो सकती है, स्किल हो सकते हैं कि वो कंट्री के लिए डिसीज़न ले सके. अगर फैमिली डिसीज़न की बात की जाए तो फैमिली डिसीजंस ले सकते हैं, बट किसी कंट्री के डिसीजंस की बात करें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज डिसीजन, तो हम कंट्री का डिसीज़न वहाँ पर नहीं ले सकते हैं. ना ही हमारे पास टाइम है कि हम एक ही टाइम पर एक जगह कलेक्ट हो सकें, एक जगह इकट्ठा हो सके. इसीलिए हमें रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है. और रिप्रेजेंटेशन जो है किसके थ्रू होगा? रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करवाना पड़ेगा? इलेक्शन. इलेक्शन होना ज़रूरी है. तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है तो रिप्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपॉइंटेड होंगे. इलेक्शन करवाना ज़रूरी है. तो इट मीन्स कि डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन पॉसिबल नहीं है. तो इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. जहाँ पर हम डायरेक्ट इलेक्शंस में क्या करते हैं, डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं. पीपल जो हैं वो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. इनडायरेक्टली में रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चूज़ किया जाता है. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और वो हमारे बिहाफ पर या हमारे लिए जो है वो वर्क करते हैं. ठीक है, इलेक्शन जो हैं वो नेसेसरी है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है. कैन वी हैव इलेक्शन विदाउट डेमोक्रेसी? ये ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है वहीं पर इलेक्शंस होता है. बहुत सारी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी जो होती हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऑल्सो क्लेम दे होल्ड इलेक्शन, कि वो इलेक्शन करवाती हैं, वो क्लेम करती हैं कि हम इलेक्शन करवाते हैं. बट उन इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पीपल्स के पास वहाँ चॉइस ही नहीं है. फॉर एग्जांपल चाइना में सिंगल पार्टी है, सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी स्टैंड होती है इलेक्शंस के लिए. तो हम वहाँ पर क्या नहीं कर सकते, उस इलेक्शंस को हम क्या नहीं कह सकते, डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं. तो यहाँ पर जो है हमारा जो इसमें रोल है, ठीक है, दोनों में ही इलेक्शन और डेमोक्रेसी दोनों के लिए कुछ बेसिक गाइडलाइन जो हैं वो किसके थ्रू लिखी गई है? कॉन्स्टिट्यूशंस.
बेसिक गाइडलाइन जो है वो इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस ने लिखी है, बेसिक गाइडलाइन, जिसमें लिखा है कौन एलिजिबल है वोट के लिए, जो वोट के लिए एलिजिबल है क्या वो कॉन्टेस्ट भी कर सकता है, इलेक्शन में स्टैंड भी हो सकता है। ये सारा जो गाइडलाइन है ये जो गाइडलाइन है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग रखी है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही क्यों रखी है, उसका रीज़न है कि अगर कोई चीज़ हमारे पास रिटर्न में होती है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अदरवाइज़ क्या होता, अगर कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं लिखा होता कि 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन करवाने हैं तो नहीं होता, अपने अकॉर्डिंग कभी भी इलेक्शंस करवा लिए जाते। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशंस जो है उसने एज भी फिक्स कर रखी है कि कब इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो ऑल थिंग्स आर रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशंस रिगार्डिंग इलेक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, इलेक्शन सिस्टम कैसा है इंडिया का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इलेक्शन सिस्टम कैसा है इंडिया का, इंडिया ने कौन सा इलेक्शन सिस्टम अडॉप्टेड किया है। तो फर्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है नीड, क्यों ज़रूरत थी हमें इलेक्शन सिस्टम की, वाई डू वी नीड इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इलेक्शन सिस्टम की इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर इसका है कि इट इज़ रिक्वायर्ड to write in the Constitution. The question is not easy as it's appear. फर्स्ट है, there are different ways in which people make their choice. Second, different ways which their preference counted. Third, different system has different outcomes. Example, first past the post system, second है proportional representation. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो सबसे पहले इलेक्शन के बारे में हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हम जाएंगे, वोटर्स जाते हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टी के लीडर को चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीड क्यों पड़ी, वाई वी नीड ए इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन नीड वाला जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन
द क्वेश्चन इज़ नॉट ईजी एज इट अपीयर, जितना वो ईजी अपीयर हो रहा उतना ईजी नहीं है ये क्वेश्चन कि इलेक्शन सिस्टम की नीड क्यों पड़ी थी। रीज़न क्या था इलेक्शन सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी कि देयर आर डिफरेंट वेज इन विच पीपल मेक देयर चॉइस, कि लोग अलग अलग तरीके से अपनी चॉइस को देते हैं, अलग अलग, कोई किसी को वोट देगा कोई किसी को देगा, डिफरेंट, कि देयर आर डिफरेंट वेज इन विच पीपल मेक देयर चॉइस, कि लोग अपनी चॉइस डिफरेंट तरीके से देते हैं, डिफरेंट वेज विच देयर प्रेफरेंस काउंटेड, और अलग अलग तरीके से उन प्रेफरेंसेस को काउंट किया जाता है। डिफरेंट सिस्टम हैज़ डिफरेंट आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब है रिजल्ट, कि जब डिफरेंट तरीके से इस सिस्टम के थ्रू डिफरेंट आउटकम्स, डिफरेंट रिजल्ट भी आते हैं, दैट्स वाई, इसीलिए हमें नीड क्यों पड़ी थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिफरेंट आती हैं, कि अगर रिटर्न में नहीं होता तो लोग अलग अलग अपनी चॉइस डिफरेंट तरीके से अपनी चॉइस को चूज़ कर दें, डिफरेंट तरीके से काउंटेड होता, अगर ये दोनों चीज़ें डिफरेंटली चलती तो रिजल्ट्स भी क्या आते, डिफरेंट आते। दैट्स वाई वी नीड ए, या इट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हमें इलेक्शन सिस्टम को राइट करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशंस में। इज़ इट क्लियर वाई डू वी नीड ए इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया? नीड क्यों थी, क्योंकि ये क्वेश्चन जितना ईजी लग रहा है उतना ईजी नहीं है, क्योंकि लोगों की चॉइस जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, अगर काउंटिंग होगी तो वो भी डिफरेंटली आएगी और इसके आउटकम्स भी क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। दैट्स वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। हमने इलेक्शन सिस्टम को किस में राइट किया, कॉन्स्टिट्यूशंस में राइट किया। तो यहाँ पर हम दो इलेक्शन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है जो इंडिया में अडॉप्टेड है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इससे फर्स्ट जो इलेक्शन सिस्टम इंडिया में फॉलो हो रहा है वो हो रहा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और सेकंड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लूरैलिटी सिस्टम, प्लूरल सिस्टम। अब ये क्वेश्चन है व्हाई इट इज कॉल्ड द plurality system, because more than one party contest election, क्योंकि एक से ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो स्टैंड होती है इलेक्शंस के लिए, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द प्लूरैलिटी सिस्टम। तो यहाँ पर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे FPPS, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है इट इज शॉर्ट में से बोलते हैं FPPS, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट पास द, लेट अस अंडरस्टैंड, let us understand the historic movement in 1984 elections. In India. First past the post system, let us understand the historic movement in 1984 election in Lok Sabha. लोक सभा में 1984 के जो इलेक्शंस हुए थे उसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे कांग्रेस won the 418 seat
out of 543 in the Lok Sabha election. The Congress Party three-fourth seats and 80% votes. 3/4 seat. Does it mean 4 out of 5 seats does it mean 4 out of 5 voters vote the Congress Party? तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मीन्स है लेट अस अंडरस्टैंड द हिस्टोरिक मूवमेंट इन 1944 इलेक्शन इन लोकसभा। तो ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 1984 के इलेक्शंस लोकसभा के अंदर हुए थे और उसमें कांग्रेस को एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिली थी, बहुत ज़्यादा बड़ी बिग विक्ट्री मिली थी कि कांग्रेस वोन द 418 सीट आउट ऑफ 543। कांग्रेस ने कितनी सीट्स में वोन की थी? 480, टोटल 543 में से, ठीक है। द कांग्रेस पार्टी वोन 3/4 सीट्स, 3/4 सीट्स ली थी। डज इट मीन 4 आउट ऑफ 5 वोटर्स वोट द कांग्रेस पार्टी? 3/4 सीट्स का मीन्स है, इसका मीन ये है कि डज इट मीन 4 आउट ऑफ 5 वोटर्स वोट द कांग्रेस पार्टी? क्या इसका मीन ये है कि 5 मेंबर्स में से 4 वोटर्स जो थे उन्होंने कांग्रेस को चूज किया था? तो इसको हम कंपेयर करेंगे एक टेबल के थ्रू। votes and seats won by the political parties. फर्स्ट है पार्टी votes in percentage and seats। तो सबसे पहले थी कांग्रेस, वोटर्स 48.0%। उसके बाद थी बीजेपी, जनता दल 6.7% और सीट्स थी 415, 2 सीट्स एंड 10 सीट्स। यहाँ पर हमने देखा वोट्स एंड सीट्स वोन बाय द पॉलिटिकल पार्टी, वोट्स एंड सीट्स वोन बाय द सम पॉलिटिकल पार्टी। तो हम बात करते कांग्रेस, उस समय 1948 के इलेक्शंस जो हुए थे
वो उसमें इतनी ज़्यादा बिग विक्ट्री मिलने का रीज़न भी ये था कि उस समय इंदिरा गांधी की जो थी वो डेथ हो गई थी और लोगों की जो कहते हैं लोगों की जो फीलिंग्स थी वो उनके साथ में उसको सपोर्ट करी थी। दैट्स वाई इंडिया कांग्रेस को जो है इतनी बड़ी विक्ट्री मिली थी। लोगों की एक सिंपैथी थी कांग्रेस पार्टी के साथ में और उस समय राजीव गांधी जो थे वो एक न्यू लीडर के रूप में आए थे। तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया गया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वोट्स एंड सीट्स वुन बाय द पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पर 3 पार्टीज़ हैं, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल। कांग्रेस पार्टी के अंदर उसको सीट्स मिली थी 450, ठीक है, जबकि 50% से लेस देन वोटर्स ने वोट किया था। यहाँ पर 6.7% बीजेपी जो है उसमें 7.4% वोटर्स ने वोट किया था, बट 2 ही सीट्स उसे मिली थी। जबकि जनता दल जो है उसको इससे कम कंपेयर करके डिस्पैरिटीज़ क्यों आ रही हैं कि यहाँ पर 6.7% वोटर्स थे, जबकि सीट्स उन्हें कितनी मिली थी, 10 सीट्स मिली थी। इसका रीज़न क्या था, वाई डिस्पैरिटीज़ इज सीन इन दिस। यहाँ पर डिस्पैरिटीज़ क्यों शो हो रही हैं कि यहाँ पर 50% से लेस देन वोटर्स जो हैं वो सपोर्ट वोटर्स ने वोट किया, फिर भी कांग्रेस को सीट्स कितनी मिली, 450। यहाँ पर जो हैं वो वोटर्स ने कम वोट्स दिए, फिर भी सीट्स कितनी मिली, 10 मिली। उसका रीज़न क्या था, लेट मी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। Because our country follow the special method in election, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शंस के लिए एक स्पेशल मेथड फॉलो होता है। फर्स्ट है द एंटायर कंट्री डिवाइडेड इन 543 constituency. सेकेंड है each elect one representative. Who secure तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है वो उसमें ये इलेक्शन मेथड फॉलो होता है। फर्स्ट है द एंटायर कंट्री डिवाइडेड इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। पूरी जो कंट्री है, फॉर एग्जांपल
ठीक है। होल कंट्री डिवाइडेड इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल ये 543 पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड किया गया और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होगा और द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है जिस मेंबर को, जिस कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट मिलेंगे उसे हमें डिक्लेयर कर देते हैं इलेक्टेड। यहाँ पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का FPPS का मीन्स है कि जितने भी कैंडिडेट स्टैंड हो रहे हैं इलेक्शंस के अंदर उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट जिसे मिलेंगे उसे ही डिक्लेयर कर दिया जाता है इलेक्टेड। क्लियर? तो यहाँ पर इलेक्टेड कांग्रेस जो था उसे 80% वोट्स, 80% सीट्स मिल गई थी और इलेक्शन, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। द विनिंग कैंडिडेट in this system whoever has more votes than other candidate is declared elected. The winning candidate need not to secure majority of the votes. This method is called FPPS and also called plurality representation. तो यहाँ पर हमने देखा इन दिस सिस्टम whoever more votes than other candidate is declared elected। हमें यहाँ पर अदर जितने भी हमारे साथ कॉन्टेस्टर खड़े हैं, जितने भी इलेक्शन के लिए स्टैंड हुए पर्सन, उनमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल जाते हैं हम उसे इलेक्टेड डिक्लेयर कर दें। द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट टू सिक्योर मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। उसे वोट्स की मेजॉरिटी जो है उसको सिक्योर करने की नीड नहीं है। दिस इज कॉल्ड द FPPS, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एंड ऑल्सो कॉल्ड द प्लुरैलिटी सिस्टम बिकॉज इन दिस सिस्टम मोर देन वन पार्टी पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने इसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक चेक पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक चेक पोस्ट बना दिया गया है, ये एक लेवल बना दिया गया, चेक पोस्ट बना दिया गया है कि जो भी फॉर एग्जाम्पल एक रेस ऑर्गेनाइज करवाई गई है, यहाँ पर 1 2 3 4 पार्टिसिपेंट पार्ट ले रहे हैं। जब रन करवाया जा रहा है, इनमें से जो भी कैंडिडेट जो है वो इस चेक पोस्ट को फर्स्ट क्रॉस कर देगा, उसे हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? विनर डिक्लेयर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 543 सीट्स में से उसे
470 सीट्स विन करने का टारगेट है कि जो भी पार्टी इतनी सीट्स विन कर लेगी, इसमें 12 नॉमिनेटेड